हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स की इस सेकंड क्लास में आज हम स्टैटिकल प्रोसेस पर डिस्कस करेंगे। सांख्यिकी की क्या प्रक्रिया होती है, इस पर हम डिस्कस करेंगे आज। तो जो स्टैटिकल प्रोसेस होता है उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है डाटा कलेक्शन। डाटा का कलेक्शन। सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है डाटा को प्रेजेंट करना, जिसके अंदर डाटा का क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन, उसकी एडिटिंग वगैरह शामिल किया जाता है। इसके बाद डाटा का एनालिसिस किया जाता है। तीसरा स्टेप है ये एनालिसिस। इसमें जो स्टैटिकल टूल्स होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं और डाटा को एनालाइज किया जाता है। और उसके बाद इंटरप्रिटेशन, जो रिजल्ट्स आते हैं, जो रिजल्ट्स मिलते हैं उनका इंटरप्रिटेशन किया जाता है और उसके बाद फोरकास्टिंग की जाती है। तो ये जो स्टैटिकल प्रोसेस होता है, ये आपको अगले वीडियो में इसका एक डायग्राम मिल जाएगा। उसका जो स्टेप होते हैं दोबारा से ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले डाटा का कलेक्शन, सेकंड नंबर प्रेजेंटेशन जिसमें क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन वगैरह आते हैं, थर्ड एनालिसिस उसका विश्लेषण करना, और फोर्थ इंटरप्रिटेशन रिजल्ट्स का इंटरप्रिटेशन करना, उसका निर्वचन करना, और लास्ट में फोरकास्टिंग करना। तो जो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है डाटा का कलेक्शन, समंकों का संकलन। तो कोई भी जो इन्वेस्टिगेशन होती है सबसे पहले उससे संबंधित जो भी डाटा है उसको कलेक्ट करना किया जाता है। डाटा दो तरह के होते हैं, ये आपके सामने है। सांख्यिकी अनुसंधान हेतु समंकों के संकलन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। समंकों के संकलन के दृष्टिकोण से जो डेटा है उसको दो भागों में बांटा जाता है। डाटा दो तरह के होते हैं, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। तो सबसे पहले हम प्राइमरी डाटा की बात करेंगे। नाम से स्पष्ट है, ऐसे डाटा जो इन्वेस्टिगेटर द्वारा, अनुसंधानकर्ता द्वारा नए सिरे से अपने उद्देश्य हेतु एकत्रित किए जाते हैं, प्राथमिक समंक कहलाते हैं। These data are those which are collected for the first time, thus primary data, are original in character and gathered by actual observation. वे समंक प्राथमिक समंक कहलाते हैं जो अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार शुरू से अंत तक नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं, अपने स्वयं के उद्देश्य के लिए मौलिक रूप से, ओरिजिनल रूप से एकत्रित किए जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक समंक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हमारे देश में बाल श्रमिकों की स्थिति या शिक्षा के अधिकार आदि के बारे में यदि हम डाटा कलेक्ट करें ओरिजिनल रूप से, नए सिरे से, तो वो क्या कहलाएंगे? प्राइमरी डाटा। इसके बाद जो सेकेंडरी डाटा हैं वो कौन से होते हैं? जो स्वयं इन्वेस्टिगेटर, अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित नहीं किए जाते, बल्कि पहले से ही अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा एकत्रित और प्रकाशित किए जा चुके होते हैं। अनुसंधानकर्ता द्वारा इन पूर्व में ही एकत्रित समंकों का अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। ये समंक उसके लिए द्वितीय समंक कहलाते हैं। These data are those which have already been collected by other people or agency. In other words, secondary data are those which have been passed through the statistical machine at least once. जिनका पहले यूज हो चुका है, जो पहले से ही कलेक्ट किए जा चुके हैं किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा, कंपनी द्वारा। इन्वेस्टिगेटर तो उसका यूज करता है केवल, तो वो समंक सेकेंडरी डाटा कहलाते हैं। अकाउंटिंग की भाषा में अगर आप बोलें तो जो प्राइमरी डाटा है वो रॉ मटेरियल हैं, और जो सेकेंडरी डाटा है वो फिनिश गुड्स हैं, क्योंकि उन पर काम हो चुका है। चलिए आगे चलिए। इसके बाद हम बात करते हैं दोनों में क्या डिफरेंस होता है, प्राथमिक, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ये, तो हम उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात आती है, जो प्राइमरी डाटा होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं, वो नए होते हैं। ओरिजिनल, मौलिक होते हैं और नए होते हैं, और वो एज ए रॉ मटेरियल होते हैं। स्टैटिकल जो प्रोसेस है, स्टैटिकल मेथड होते हैं, उनके लिए वो एज ए रॉ मटेरियल होते हैं। जबकि जो सेकेंडरी डाटा है वो उनका एक बार प्रयोग हो चुका होता है, वो पहले से यूज
किए जा चुके होते हैं वो कॉपीड होते हैं, सेकेंडरी डाटा आर कॉपीड, और वो नए या ओरिजिनल नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, एज ए फिनिश गुड्स होते हैं, तैयार माल की भांति होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो प्राइमरी डाटा होते हैं। प्राइमरी डाटा फर्स्ट टाइम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, जो प्राइमरी डाटा आर कलेक्टेड, जो प्राइमरी डाटा है वो शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं, जो जबकि जो सेकेंडरी डाटा है वो पहले से ही कलेक्ट किए होते हैं किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा। इसी तरह से जो प्राइमरी डाटा है उनको कलेक्ट करने में टाइम और मनी ज़्यादा लगती है, उनके लिए लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जबकि जो सेकेंडरी डाटा होते हैं वो इजी अवेलेबल हो जाते हैं, उनको कलेक्ट करने के लिए समय और धन की कम जरूरत पड़ती है। प्राइमरी डाटा होते हैं वो जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसके द्वारा खुद एकत्रित किए जाते हैं, इसलिए वो जो उनका जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसके अकॉर्डिंग होते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी डाटा होते हैं वो वो पहले से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एकत्रित किए होते हैं, इसलिए जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसको उनमें एडिटिंग करनी पड़ती है, उनमें चेंजेस करने पड़ते हैं। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस हैं। अब हम बात करेंगे दोनों को जो कलेक्ट करने के मेथड हैं उनकी। तो ये आपके सामने है प्राइमरी डाटा जो होते हैं, प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के ये आपके सामने मेथड है। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन या इंटरव्यूज, और नंबर थर्ड है अनुसंधानकर्ता द्वारा नियुक्त संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल एजेंसी और कॉरस्पॉन्डेंट। उसके बाद है, चलिए आगे चलते हैं, अनुसूचियां एवं प्रश्नावलियां भराकर, क्वेश्चनार भराकर, शेड्यूल्ड भरवाकर, ये कुछ और मेथड है तो हम इन पर डिस्कस कर लेते हैं, शॉर्ट में इन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला मेथड है जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो खुद इन्वेस्टिगेशन से संबंधित जो भी सूचनाएं होती है वो स्वयं एकत्रित करता है। जब हमारा जो रिसर्च का एरिया है लिमिटेड होता है तो ये मेथड सही होता है, उपयुक्त होता है, और इन दशाओं में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जो इसमें रिजल्ट आते हैं वो एक्यूरेट होते हैं, उसमें मौलिकता का प्रभाव होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो इन्वेस्टिगेटर है अगर वो पक्षपात करे, बाइस्ड हो जाए, तो भ्रामक निष्कर्ष भी निकल सकते हैं और समय, धन और श्रम का व्यय भी होता है। सेकंड विधि है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। जब अनुसंधान से संबंधित इकाइयों से या थर्ड पर्सन से पूछताछ द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सूचनाएं एकत्रित की जाए तो इसे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। जब हमारा जो रिसर्च का एरिया है वो बड़ा है और पर्सनली संपर्क नहीं किया जा सकता तो ये विधि उपयुक्त रहती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जो इंफॉर्मेटर है, थर्ड पर्सन है, जो वो हमें पक्षपातपूर्ण सूचना न दे, लापरवाही उदासीन प्रकृति का ना हो और वो सही इंफॉर्मेशन दे। ये दोनों मेथड हैं। उसके बाद आता है जी अनुसंधानकर्ता द्वारा नियुक्त संवाददाताओं से सूचना की प्राप्ति। तो इसमें इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल एजेंसी और कॉरस्पॉन्डेंट, इसमें क्या होता है, एक से अधिक संवाददाताओं से अनुसंधान के संबंध में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर भी निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। समाचार पत्र पत्रिकाओं में इस विधि के द्वारा एकत्रित सूचनाओं का उपयोग किया जाता है, और जब अनुसंधान हेतु अत्यधिक शुद्धता के स्थान पर अनुमानी की ही आवश्यकता हो तो यह विधि उपयुक्त रहती है। तो ये भी एक मेथड है। उसके बाद अनुसूचियां, शेड्यूल्स और क्वेश्चनार्स भरवाकर। तो ये क्या होता है, अनुसूचियां प्रश्नों से, अनुसंधान से संबंधित सरल, स्पष्ट और अनुसंधान से संबंधित जो प्रश्नों की सूची है वो अनुसूची या प्रश्नावली कहलाती है। सूचकों से इन प्रश्नों के उत्तर लेकर आवश्यक सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। शेड्यूल्स क्या होती हैं, प्रश्नों की वह सूची होती है जो परगणक सूचकों से प्रश्न पूछकर भरता है, जबकि प्रश्नावली क्या होती है, प्रश्नों की वह सूची होती है जो स्वयं सूचक के द्वारा भरी जाती है। तो विशाल क्षेत्र के अनुसंधान हेतु यह विधि उपयुक्त रहती है। एक ये भी मेथड है। इसके बाद आता है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं, जो पहले से ही अन्य व्यक्तियों संस्थाओं द्वारा एकत्रित किए जा चुके होते हैं। अनुसंधानकर्ता तो केवल इनका प्रयोग
ये प्रकाशित और अप्रकाशित हो सकते हैं। दो तरह के होते हैं ये सेकेंडरी डाटा, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। The data, whether published or unpublished, which have already been collected and proceed by some agency or person and used by some other person for his investigation are called secondary data. The source of secondary data may broadly be classified as under published source और unpublished source। दो तरह के होते हैं, प्रकाशित और अप्रकाशित। प्रकाशित में क्या आगे विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं विभिन्न विषयों से संबंधित समंक प्रकाशित करती रहती हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सरकारी सांख्यिकी संगठन, इसी प्रकार फाइनेंस कमीशन, जांच आयोग, ये जो भी हैं समाचार पत्र पत्रिकाएं संस्थाएं भी समय समय पर विभिन्न सूचनाएं प्रकाशित करती रहती हैं। रिपोर्ट्स एंड ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, वर्ल्ड WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनेस्को हो गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी बड़ी बड़ी वर्ड्स में सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं कंपनियां हैं वो जो भी अपनी रिपोर्ट्स प्रकाशित करती हैं तो वो हमारा क्या हो गया, पब्लिश्ड सोर्सेस हो गया। इसके अलावा ऐसे समंक जो सांख्यिकी समंक जो शोधकर्ताओं एवं संस्थाओं द्वारा प्रकाशित नहीं किए गए हैं प्रयोगकर्ता के लिए क्या कहलाते हैं, अप्रकाशित स्रोत कहलाते हैं। All statistical data are not published always. There are various sources of unpublished data such as record maintained by various government and private offices, studies undertaken by various research institution and research scholar। तो ये हमारे अप्रकाशित स्रोत कहलाते हैं। तो अब हमने ये पूरा चैप्टर कर लिया है, दोनों डाटा का मीनिंग समझा, उनमें क्या डिफरेंस है ये समझा और उनको कलेक्ट करने के क्या मेथड है। अब हम इसके बाद क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर करेंगे। देखिए इस पेज पे आपको जो स्टैटिकल प्रोसेस सांख्यिकी प्रक्रिया जिसकी मैंने अभी शुरू में चर्चा की थी वो आपको यहाँ बताया गया है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, समंकों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डाटा। उसके बाद समंकों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिसमें क्या होता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, उनको चित्रों और रेखा चित्रों द्वारा प्रदर्शित करना। इसके बाद एनालिसिस ऑफ डाटा, समंकों का विश्लेषण किया जाता है। इसके लिए स्टैटिकल टूल्स होते हैं, वो ये हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, कॉरलेशन सह संबंध, अपकिरण के माप, विषमता, प्रतीपगमन, काल श्रेणी, ये सब हम अगली यूनिट्स में पढ़ेंगे। यूनिट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में ये सभी चैप्टर्स आएंगे, ये जो भी यहाँ लिखे गए हैं ये सारे स्टैटिकल टूल्स हैं। इनके द्वारा समंकों का विश्लेषण किया जाता है और अंत में निर्वचन, निष्कर्ष, उचित निष्कर्ष, निष्पक्ष व विवेकपूर्ण निर्णय लेना, ये इंटरप्रिटेशन में आता है, निर्वचन में आता है। तो ये पूरी स्टैटिस्टिक्स की प्रोसेस होती है और जिसमें हमने पहला जो हमारा पॉइंट है, पहला जो स्टेप है कलेक्शन ऑफ डाटा, टाइप ऑफ डाटा और उनको जो कलेक्ट करने के जो भी मेथड्स होते हैं इन पे अभी हमने डिस्कस किया। अब जो सेकंड स्टेप है स्टैटिस्टिक्स का वो है समंकों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिसमें क्या आता है समंकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, टेबुलेशंस और उनको चित्रों रेखा चित्रों द्वारा प्रदर्शित करना। तो अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा सीखेंगे। क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, समंकों का वर्गीकरण क्या होता है। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है। जो समंक संकलित समंक होते हैं वो प्राय जटिल व अव्यवस्थित होते हैं, वे अंकों के ढेर मात्र होते हैं और उन्हें सरलता से समझना और उनके आधार पर समुचित परिणाम ज्ञात करना असंभव होता है। अतः सर्वप्रथम समंकों को इस प्रकार संक्षिप्त, व्यवस्थित व सरल करना होता है कि उनकी प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो जाएं और संग्रहित सामग्री का निर्वचन भी आसानी से किया जा सके। यानी कि जो हम डाटा इकट्ठे करते हैं वो बहुत ही जटिल और अव्यवस्थित होते हैं और उन्हें सरलता से समझना और उनसे उचित परिणाम निकालना लगभग क्या होता है, असंभव होता है। इसलिए संकलन के तुरंत बाद जो फर्स्ट कार्य है, प्रथम कार्य है, वो विस्तृत विवरणों को इस प्रकार संक्षिप्त व सरल करना होता है कि समंकों की सभी विशेषताएं स्पष्ट हो जाएं और संकलित सामग्री का निर्वचन या उससे निष्कर्ष निकालना भी आसान हो जाए। यानी कि तुलनात्मक अध्ययन, विश्लेषण और निर्वचन के लिए संकलित व अव्यवस्थित सामग्री को सरल, संक्षिप्त व बोधगम्य रूप दिया जाता है और जिसको बोलते हैं हम समंकों का वर्गीकरण और सार।
समंकों को विभिन्न वर्गों में बांटने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं, और वर्गीकरण के बाद आंकड़ों को संक्षिप्त और सुव्यवस्थित रूप से सारणियों के रूप में प्रस्तुत करने को क्या कहते हैं? सारणियन कहते हैं। In the beginning, the collected data for any inquiry are huge and very unsystematic, and so neither understandable for nor providing any analytical results. So, having collected and editing the data, the next important step is to present them in a really understandable constant from so that it will be highlighted the important characteristics of the data, facilitate comparison and rendered it suitable for further statistical analysis and interpretation. तो इसलिए समंकों को सरल और संक्षिप्त बनाने के लिए क्लासिफिकेशन किया जाता है। वर्गीकरण में समंकों को उनकी गुणों और विशेषताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए व्यक्तियों की आयु को 0 से 10 वर्ष, 10 से 20 वर्ष, 30 से 40 वर्ष, 40 से 50 वर्ष आदि अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इसी प्रकार वैवाहिक स्थिति के आधार पर भी विवाहित और अविवाहित दो वर्गों में बांटा जा सकता है। तो अब ये बात आती है कि ये क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है, इसके क्या पर्पज है, इसके क्या ऑब्जेक्ट है। तो नंबर 1, तथ्यों को सरल व संक्षिप्त बनाना, टू मेक द डाटा इजी एंड कंसिस्ट। तो वर्गीकरण का पहला मुख्य उद्देश्य क्या है? समंकों की डाटा की जटिलता को दूर करके उसे सरल व संक्षिप्त रूप देना होता है। वर्गीकृत समंकों को समझना व याद करना आसान होता है। सेकंड क्या है? समानता व असमानता को स्पष्ट करना, टू क्लैरिफाई सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हैं, साक्षर निरक्षर है, विवाहित अविवाहित है आदि। इसी तरह से जो नेक्स्ट है वो है हेल्प टू मेक कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन में सहायक। इसमें डाटा को जब समान और असमान वर्गों में बांटकर तथ्यों में विभाजित किया जाता है तो वे तथ्य तुलनात्मक अध्ययन में सहायक होते हैं। जैसे दो कॉलेज के बीकॉम के विद्यार्थियों के यदि प्राप्त मार्क्स दिए गए हैं तो उनके आधार पर स्टूडेंट्स को अलग अलग डिवीज़न में श्रेणियों में बांटा जा सकता है और उसके आधार पर उनका कंपैरिजन किया जा सकता है। टू मेक डाटा साइंटिफिक एंड अंडरस्टैंडेबल, वैज्ञानिक व बोधगम्य ढंग से व्यवस्थित करना। तो क्लासिफिकेशन से क्या होता है? जो फैक्ट्स हैं उनको नियमित व वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे किसी महाविद्यालय के विद्यार्थियों को आयु, कक्षा आदि वर्गों में बांटकर विज्ञान, वाणिज्य, कला और विधि संकाय के आधार पर लिखा जाए तो वो अधिक वैज्ञानिक और बोधगम्य होगा। उसके बाद है सारणियन का आधार प्रस्तुत करना। क्लासिफिकेशन से क्या होता है? जो हम टेबुलेशन करते हैं वो इजी हो जाता है और टेबुलेशन से हम डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव हैं। अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की विधियां या वर्गीकरण के प्रकार के। तो सबसे 4 तरह का होता है वर्गीकरण: भौगोलिक वर्गीकरण, ज्योग्राफिकल, समयानुसार, क्रोनोलॉजिकल और गुणात्मक, क्वालिटेटिव और संख्यात्मक, क्वांटिटेटिव। तो सबसे पहले आता है इसमें ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, भौगोलिक वर्गीकरण। जब समंकों को स्थान या क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जैसे हमारे राजस्थान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, विभिन्न जिलों में पिछले वर्ष गेहूं का उत्पादन जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा या अन्य कोई भी है तो उसको बोलेंगे ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। सेकंड होता है समय अनुसार, क्रोनोलॉजिकल। जब समंकों को समय अर्थात समय की किसी इकाई, घंटे, दिन, सप्ताह, मंथ या ईयर्स के आधार पर क्लासिफाइड किया जाता है तो उसको बोलते हैं समय अनुसार वर्गीकरण।
जैसे किसी देश की जनसंख्या को, पॉपुलेशन को ईयर्स के आधार पर, रोगी के बुखार को घंटे या दिन के आधार पर, बिक्री को, सेल्स को विभिन्न वर्षों के आधार पर वर्गीकृत किया जाए तो उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद आता है गुणात्मक वर्गीकरण, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। तथ्य जिनका प्रत्यक्ष माप नहीं किया जा सकता, जिन्हें संख्याओं में नहीं माप सकते, उन्हें गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर संख्या में गिना जाता है, जैसे बुद्धिमत्ता, साक्षरता, बेकारी, ईमानदारी, बीमारी आदि। ये दो तरह का होता है, साधारण और बहुगुणी। तो इसमें क्या होता है साधारण में जब तथ्यों को साधारण में क्या होता है, सिंपल क्लासिफिकेशन में जब तथ्यों को गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाए, गुणों की उपस्थिति को बड़े कैपिटल लेटर में लिखा जाता है ABC, और अनुपस्थिति को स्मॉल लेटर में ABC, इस तरह से, या ग्रीक भाषा के शब्द जैसे अल्फा, बीटा, गामा में प्रकट किया जाता है। When the facts are classified on the basis of presence or absence of one attributes only, the classification is called simple classification। और भी बहुगुणी मैनीफोल्ड में क्या होता है, जब तथ्यों को एक से अधिक गुणों या विशेषताओं के आधार पर when the given population is classified in more than two classes on the basis of a given attributes, it is called manifold classification। जब तथ्यों को एक से अधिक गुणों या विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है तो उसको बोलते हैं बहुगुणी। इसी तरह से जो नेक्स्ट है वो आता है संख्यात्मक वर्गीकरण, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। यदि तथ्य ऐसे होते हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, जैसे प्राप्तांक, ऊंचाई, हाइट, वेट, मार्क्स, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेल्स, प्रोडक्शन, इनको वेरिएबल बोलते हैं, चर मूल्य बोलते हैं। तो ऐसे जो जो चर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनको वर्गों में रखा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, संख्यात्मक वर्गीकरण, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर खूब डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो ये आपको मैंने इसका मीनिंग बताया, क्लासिफिकेशन का मीनिंग, क्यों करते हैं क्लासिफिकेशन, उसके क्या ऑब्जेक्ट हैं और उसके क्या मेथड हैं। ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है उस पे हम इस पे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो हम सीखेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर वॉच करें।